नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य सृजन में मैं नीलम त्रिखा आप सभी को नमन करती हूं और आप सभी का स्वागत भी करती हूं। और जी हाँ, स्वागत करती हूं। मेरे साथ जो हैं आदरणीय जंग बहादुर गोयल जी मेरे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं और सेवा मुक्त IAS अधिकारी हैं। तो सबसे पहले आपको नमन करती हूं और आपका स्वागत करती हूं। नमस्कार नीलम जी, आपका बहुत बहुत जी। हार्दिक धन्यवाद। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में समानाधिकार लिखने वाले आप बहुत ही वरिष्ठ लेखक हैं और आपकी लगभग 2 दर्जन पुस्तकें आ चुकी हैं। कुछ पुस्तकें जो हैं वो बिल्कुल विश्व स्तर पे मैं कहूँगी कि बहुत सारी ख्याति उनको मिली है। तो सबसे पहले मैं आपसे रूबरू इस बात के लिए होना चाहूँगी कि आप ये बताएं कि साहित्य में कब से आपको रुचि हुई है? नीलम जी, मेरा बचपन जी किताबों के इर्द गिर्द ही व्यतीत हुआ। मेरे घर का सारा माहौल ही साहित्यिक और अकादमिक था जी। तो धीरे धीरे उस वातावरण में सांस लेते हुए पुस्तकें मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई और पुस्तकें पढ़ना मेरे लिए उतना ही लाजमी हो गया जितना सांस लेना है। जी जी। गोयल साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि वो कौन सा पल था, किस उम्र में आपने लेखन की शुरुआत की? लेखन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले किस उम्र में पढ़ना शुरू किया। जी। सबसे पहली किताब मैंने 4th क्लास में, क्या बात है, लाइब्रेरी में मैं उसका मेंबर बना, स्मॉल टाउन कमेटी जत्तो का, जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। तो वहाँ से मेरे सबसे बड़े भाई साहब ने पुस्तक निकलवा के दी, मुंशी प्रेमचंद जी की एक कुत्ते की कहानी। उस कहानी को मैंने इतनी दिलचस्पी से पढ़ा और उसके बाद मैंने अपनी माँ को वो कहानी सुनाई और माँ ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी की और किताबें लेकर आ। फिर मैं छुट्टी होते ही भागा भागा लाइब्रेरी जाता और वहाँ से किताबें लेकर आता और अपनी माँ को पढ़ के सुनाता। तो इस तरह जो साहित्य के साथ जो मेरा पहला संबंध जुड़ा वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा हुआ। और मैं कहा करता हूँ कि मैं अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, परंतु मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों पर उंगली फेरते फेरते मैंने पढ़ना सीखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। और पढ़ने के साथ साथ ही मैं फिर बहुत अपने स्कूली दिनों से ही लिखने लगा और जहाँ कहीं भी मैं पढ़ा, मैं राजेंद्रा कॉलेज बठिंडा में पढ़ा, राजेंद्रा कॉलेज फरीदकोट में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ा और सभी कॉलेजों में मैं कॉलेज मैगजीन्स का स्टूडेंट एडिटर रहा। जी जी जी। तो इस तरह बिल्कुल गोयल साहब, आप जो है प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी रहे होंगे, तो लेखन आपने जारी रखा और मुझे ऐसा लगता है कि क्या उस दौरान भी आप लेखन में कोई पुस्तकें लेकर आए? हाँ, जिसमें हालांकि प्रशासनिक कार्यों के दौरान बेशक समय कम मिलता है जी, परंतु मेरे जो जीवन का जो आधार है, जो दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो सदैव पुस्तकें रही हैं। तो मैं पढ़ता भी रहा लगातार और मैं समझता हूँ कि जो लोग समय का बहाना करके कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता इसलिए नहीं पढ़ते, मैं समझता हूँ कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा संदेश भी है हमारे युवाओं के लिए भी कि मुझे तो पढ़ने के लिए समय भी मिलता रहा, लिखने के लिए भी समय मिलता रहा जी। और इस दौरान मैंने अपनी नौकरी के दौरान मैंने एक शेषफिर उपन्यास लिखा जी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और स्वामी विवेकानंद ह्यूमन बॉन्ड्स जी ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के विषय में मैं नीलम जी आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जलंधर में मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर था। तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जलंधर आए जी। तो मैंने उन्हें ये पुस्तक भेंट की। वो ये पुस्तक पढ़कर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे दिल्ली विशेष तौर पे मुलाकात के लिए बुलाया जी। मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ कि एक लेखक को प्रधानमंत्री
जी। उसकी पुस्तक पढ़कर जी बुराई बिल्कुल, देखिए कवि के हृदय की बात कवि तक पहुंच गई। बहुत तो बड़ी बिल्कुल बहुत बड़ी हमारे बात थी, आदरणीय बहुत बड़ी अटल बात जी भी थी। बहुत जी नामी जी एक कवि जी रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ आप बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर लेकर आए हैं, और एक पुस्तक जो है विश्व के कालजयी उपन्यास। जी जी, इसके बारे में आपने बताया था कि मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को भी आप इसके बारे में बताएं कि ये इसमें क्या है जो खास तौर पर आप सबको बताना विशेष चाहेंगे। तौर पर जो मेरी साहित्य में और विशेषतः पंजाबी साहित्य में जी जो पहचान बनी वो विश्व साहित्य शाहकार नावल जी और जो बाद में विश्व साहित्य के कालजयी उपन्यास संवाद प्रकाशन से प्रकाशित हुए, ये 5 खंडों में पुस्तक है जिसमें विश्व के जो क्लासिक उपन्यास हैं जी वो 65 क्लासिक उपन्यास इनमें दर्ज हैं, जिनमें वार एंड पीस भी है, एना कैरेनिना भी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस भी है, क्वाइट फ्लोज द डॉन भी है। जी मतलब जितने भी उपन्यास 400 वर्षों में लिखे गए हैं वो उनका मैंने इसमें एक पुनर्कथन किया है। जी पुनर्कथन के अतिरिक्त उपन्यासकार के बारे में, उस तत्कालीन परिस्थितियों के विषय में, और साथ में उपन्यास की जो कथा है उसे रोचक ढंग से मैंने बयान की है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस पुस्तक माला ने जी एक विशाल जो पाठक वर्ग है जी वो तैयार बिल्कुल, किया है। बहुत बढ़िया। और जी हाँ, एक यूं तो आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, और मुझे अभी पता चला कि हाल ही में आपको भारतीय एकेडमी से भी सम्मान नहीं, मिला भारतीय है। क्या चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से से भी मुझे मिला है। एक्सेलेंस का अवार्ड मिला, लाइफ पंजाब से, वो पंजाब गौरव का कला परिषद से। जी ये किताब और जिसका एक आप जिक्र साहित्य कर रहे हैं, संजीवनी। जी ये साहित्य संजीवनी शॉर्ट लिस्ट हुई जी इस बार के पंजाबी की पुस्तकों में जो साहित्य अकादमी में हुई हैं, उसके लिए ये शॉर्ट लिस्ट हुई। ये साहित्य संजीवनी की थोड़ी सी इसकी मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आज से 10-12 वर्ष पूर्व जी मैं किसी असाध्य रोग से पीड़ित था जिसका कोई इलाज नहीं था। तो मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही पीड़ा में था। जी तो मेरी सारी सोच जो है वो शरीर केंद्रित, जिसे कहते हैं ना बॉडी सेंट्रिक, शरीर केंद्रित हो गई थी, और मेरे पास सिवाय दर्द निवारक गोलियों के और कोई चारा नहीं था। उस समय मुझे साहित्य ने एक बहुत ही सशक्त अवलंब जो है वो प्रदान किया, ऐसा जिससे मेरी जो सोच है वो स्थिर और संतुलित हुई। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव, प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। उस वक्त मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि दुख है, हताशा है, निराशा है, अवसाद है, उससे बाहर निकलने का एकमात्र जो साधन है जी वो किताबें हैं। बहुत बढ़िया जी। और ये कहा भी गया है कि किताबें बेशक हमारे शरीर की पीड़ा, मन का दर्द, जी पेट की भूख ना मिटा सकें, परंतु वो दुखते सिर के नीचे सिरहाना ज़रूर रख सकती हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और कहा भी गया है किताबें जो हैं वो बहुत अच्छी दोस्त होती हाँ, हैं। दोस्त हैं, सिरहाना रखती हैं, और इनके साथ हम दुख सुख बांटते हैं। बिल्कुल जी। और ये कहा भी गया है कि अपने आप को बदलने का सबसे जो सूक्ष्म, सबसे अच्छा ढंग है वो अपनी सोच को बदलना है। जी जो सोच जो है हमारी बदलती है वो अच्छे विचारों से बदलती है, और विचारों का जो संग्रह है वो उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं। जी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो ये कहा गया है कि हमारे माइंड में ना, ब्रेन में जो न्यूरोपाथ्स हैं जी वो सोच बदलते रहते हैं। अगर हमारी सोच में कहीं पे ठहराव आ जाए तो उसी वक्त हम डिप्रेशन में चले जाते हैं।
क्योंकि एक जो साइक्लिक थॉट हो जाता है, साइकिल की तरह एक चक्कर, एक विचार घूमता रहता है, जी। उस विचार को तोड़ना बड़ा आवश्यक है। जी गोयल साहब, आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है कुछ नहीं और है सर। एक ऐसी ही पुस्तक मोहब्बतनामा, हाँ जी, देखिए है ना कि मोहब्बत के सिवा दुनिया में कुछ नहीं। और जी हाँ, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कौन कहता है मुझे ठेस का एहसास नहीं, और ज़िंदगी एक उदासी है जो तुम मेरे पास नहीं। तो बहुत सारे लोगों की इस तरह की बातें आपने मोहब्बतनामा में लिखी हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को भी आप इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मोहब्बत का तो कोई पार कोई जान ही नहीं सका, इसका आर पार। तो जब मैं विश्व साहित्य के कालजयी उपन्यासों पे काम कर रहा था, तो मैं महान लेखकों के जीवन चरित्र को भी पढ़ा जी। और मैंने देखा कि जो प्रेम है, जो प्यार है उनकी जीवन में, वो एक काफ़ी हद तक एक मोटिवेशनल पावर रहा है। जी। तो परंतु उसके बारे में उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी किसी एक पुस्तक से नहीं मिली। तो मैंने 9-10 राइटर्स का चुनाव किया, जिनमें टैगोर हैं जी, बाल्जाक हैं, दास्तोवस्की हैं, सार्तर हैं और ऐसे अमृता प्रीतम हैं। जी जी। तो उनकी जो जीवन की जो मोहब्बत के जो हैं, वो उसको मैंने अपनी इस पुस्तक में उद्घाटित करने का यत्न किया है, अनन्या प्रयास किया है। जी गोयल साहब, एक आज के ज़रूरी एक प्रश्न है हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हम सब के लिए भी। आप सभी जानते हैं कि अब जो है AI आ चुका है। तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, इतना अनुभव है जीवन का, और मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारे जो युवा 80 वर्ष, जो मैं कहूँगी 80 वर्ष में इस समय है आप, और अभी हाल ही में आपकी जो 2 पुस्तकों का अभी लोकार्पण भी हुआ है। जी। तो इसके लिए बधाई भी देती हूँ। लेकिन मैं ये जो सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई इस पे कोई प्रश्न चिन्ह है AI पर आप लगाएंगे कि या ये युवा पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा साबित होगा? देखिए नीलम जी, ऐसे है कि मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ और आशावादी हूँ कि घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता। जी। हमें समय के साथ चलना हो। जी। जो AI है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत हद तक सहायक सिद्ध होगी। जी। और इसने विशाल जो है वो नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के वो दरवाजे खोले हैं। जी जी। और जीवन के और ज्ञान के कई क्षेत्रों में इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी जी। जहाँ तक साहित्यिक क्षेत्रों का उसका डर या भय है, वो यह है कि कोई आइडिया आप दें तो उसके अनुसार वो कविता भी बिल्कुल कहीं ना कहीं साहित्यकार या जो लेखक जो खुद इतनी मेहनत करके लिखते हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि जो नए लोग हैं वो कहीं से भी कुछ उठाते हैं और इस AI की मदद से वो अपने आप को एक महान लेखक साबित कर रहे हैं, जबकि ये गलत है कहीं ना कहीं। तो वो मान लें अपने आप को, पर भी कोई ना कोई। हाँ नीलम जी, ऐसे है कि मानव हृदय के जो उद्गार हैं जी, जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं सम्मिलित होती हैं। भावनाओं के बिना तो जो कविता है वो उस शरीर की भांति है, मृत शरीर की भांति है, जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें जीवन का स्पंदन नहीं है। तो उसी भांति AI से निकली हुई जो कविता है
वो प्राणहीन कविता होगी, जी जी हाँ, आत्माहीन, और कभी मंच आत्मविहीन। पर उसे बोलने का मौका उसे मिलेगा नहीं, तो नहीं, वो वो उसके तो ना पास कुछ भी नहीं होगा। जगह जगह से इकट्ठी करके जी, जी। वो शब्द जाल तो हो सकता है। जी तो आप उसमें लिखिए कि आप कीट्स के अंदाज की कविता मुझे बना के दो, कीट्स के अंदाज की कविता बना देगा, बच्चन जी की कविता बना, पर वो मधुशाला वाली धड़कन थोड़ी होगी उसमें। बिल्कुल, और वो भाव भी वो उसके अंदर भाव, जो बिल्कुल भाव नहीं रहित जो है, भावों की सरिता है, जी जो निरंतर प्रवाहमान है कविता में और साहित्य में, वो वहाँ पे नहीं है। वो आप लिखें वहाँ पे कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट, जी जी उसका जवाब आएगा एकदम कि मैं फील नहीं करता। जी, बहुत ही बढ़िया। और मैं एक सवाल और कि आप अनुवादित के तौर पर जाने जाते हैं, कहीं पुस्तकों का आपने अनुवाद किया है, इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि मेरे हाँ, दर्शकों को अनुवाद बताएं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विधा है। मैं तो इसे बहुत एक गंभीर साहित्य की विधा मानता हूँ कि साहित्य जो है वो मूल रचना का दूसरी भाषा में पुनर्सृजन है। जी बिल्कुल। ये पुनर्सृजन की प्रक्रिया है। ये हर्फ बहर्फ अनुवाद वाला काम वो तो मैकेनिकल अनुवाद है। जी जी एक अच्छे अनुवादक को एक अच्छा पाठक और एक उसके अंदर एक भीतर एक लेखक होना आवश्यक है। जब तक वो पूरी टेक्स्ट को आत्मसात नहीं कर लेता और आत्मसात कर लेने के पश्चात उसे अपने रोम रोम में बसा जी, नहीं जी, लेता, जी। तब तक वह अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। मुझे एक उदाहरण याद है कि 100 Years of Solitude, जी। जो मार्केस का, गैब्रियल गार्सिया मार्केस का संसार प्रसिद्ध नावल है, उन पे नोबेल प्राइज़ मिला। तो उसके अनुवादक को मार्केस ने ये कहा कि आपका अनुवाद मेरी मूल भाषा में लिखे स्पेनिश से बेहतर से है। भी अच्छा है, बहुत बेहतर बढ़िया। है। आपका अनुवाद मेरे लिखे से बेहतर है। अब हम रशियन लिटरेचर या जितना भी स्पेनिश लिटरेचर या लैटिन अमेरिका का लिटरेचर जो पढ़ते हैं वो हम अंग्रेज़ी में अनुवादित पढ़ते हैं, जी, परंतु जी। ऐसे लगता है कि जैसे वो ओरिजिनल। गोयल साहब, एक बात मैं और भी पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी पुस्तक जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें और जिसने आपके जीवन में भी थोड़ा सा एक मोड़ का रूप लिया है, तो मैं चाहूँगी अगर कोई ऐसी पुस्तक है तो उसके बारे में भी जरूर बात करें। जीवन में जो देखिए ऐसे है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जी विक्टर फ्रैंक की किताब है। जब मैं बहुत पीड़ा के दौर से गुज़र रहा था तो उस समय मैंने उसमें से एक वो पढ़ा, प्रकृति आपको आपकी सहन शक्ति से अधिक दर्द नहीं देती। जी तो ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई जो ऐसे शब्द हैं जो आपको मंत्र की तरह, एक औषधि की तरह, एक मैं समझता हूँ कि एक जैसे इमरजेंसी ड्रग की तरह आपको जीवनदायिनी जी दवा की तरह असर करते हैं। इनमें मैं एक पुस्तक का ज़रूर वर्णन करना चाहूँगा, वो है लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स। जी लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स। ये पुस्तक हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को, डॉक्टर कलाम साहब को भी उनकी प्रिय पुस्तक थी, जो हमेशा वो अपने साथ रखते थे। जी उस किताब से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आज की पीढ़ी को आप साहित्य के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो, मेरे पास तो सिर्फ यही कहने के लिए है कि आप किताबों से दोस्ती कर लो। जी, आज का जो युग है वो बच्चे जो है वो सारा दिन मोबाइल पे हैं और जैसे पुस्तकों का भी दौर है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि बच्चे भी हैं जो पढ़ने पुस्तकों में रुचि थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि सब कुछ तो इतना आसान हो गया, सारा दिन वो मोबाइल में या कंप्यूटर पे या ई बुक्स का, तो शायद इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि लेखन जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा निराश हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई निराशा वाली बात नहीं है। ये चलता है समय, मैंने पहले भी कहा कि समय अनुसार चलता है। जब टेलीविज़न आया तब लोग सोचते थे कि रेडियो ख़त्म हो जाएगा। जी रेडियो है।
बिल्कुल। और जब वो वीडियो पता नहीं वो आई तो तब सब समझते थे कि ये सिनेमा हाउसेस ख़त्म हो जाएंगे, सिनेमा हाउसेस हैं। तो ये सब कुछ चलता है। अब आप मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। खालसा कॉलेज अमृतसर में उनका साहित्यिक मेला हुआ और वहाँ पे किताबों की प्रदर्शनी भी हुई। मुझे बताया गया कि वहाँ पे 1 करोड़ के लगभग किताबों की बिक्री हुई जी। अब वो खरीदने वाले नौजवान और हमारे बच्चे ही हैं। ऐसे ही बठिंडा में और फरीदकोट में जो मेले लगे और जालंधर में मेला लगा तो उसमें लाखों रुपए की किताबें जो हैं वो बिकी हैं। बहुत बढ़िया। युवा पीढ़ी पढ़ रही है जी। बेशक। मैं समझता हूँ कि चाहे वो ई बुक पढ़ें, चाहे वो किंडल से पढ़ें जी, चाहे वो कैसे भी पढ़ें, परंतु ये माँ बाप का और टीचर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को मोबाइल देखने का समय निश्चित करें जी। क्योंकि इतनी एडिक्शन हो रही है कि उनको डी एडिक्ट करने के लिए भी अब हमें शायद सेंटर खोलने पड़ेंगे जी। और जो स्पैन जो हमारा मेमोरी का जो स्पैन जो पीरियड है ना वो कम हो रहा है, रिटेंशन पीरियड कम हो रहा है। जी जी। तो बच्चों में बिल्कुल। हाँ, देखिए ये चिंता का विषय भी चिंता है का कि विषय है। आजकल जो है बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हाथों में मोबाइल लेके रखते हैं, बहुत गेम चिंता। खेलते हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ये लगता है कि हम जो है उनसे थोड़ा सा अपने निजी में हस्तक्षेप ना करें और कहीं ना कहीं वो बच्चों को मोबाइल में दे देते हैं, फिर वो बड़ा होकर उनकी आदत बन जाती है। तो ये एक सुंदर संदेश भी है कि मैंने तो नीलम जी एक अभी मैंने सुना है बात कि 5 साल का बच्चा अगर उसके हाथ से कंप्यूटर कहते ले लिया जाए तो वो कांपने लग जाता है। जी, उसके जी, हाथ कांपने लग जाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हर 8-10 सेकंड के बाद जी आप कंपल्सिव उसको खोलने के लिए आतुर हो जाते हैं, को देखने के लिए। सिर्फ उसको आप स्कैन करते, कुछ भी नहीं करते। जी जी गोयल साहब, बिल्कुल आपसे बहुत हमने अच्छी अच्छी जानकारी ली है और आप इतने विधा में आपने लिखा है, अनुवाद किया है, इतनी सारी पुस्तकें जो कि विश्व स्तर पर उनको बहुत ही मान सम्मान मिला है। तो बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के युग में सबसे बड़ी लेखकों के लिए आप क्या एक राय देना चाहेंगे? क्या जैसे आपके पास बहुत सारा अनुभव है, अनुवाद किया है आपने, कि अपना आप लिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक शायद हम समाज के हित में एक जागृति संदेश, एक श्रेष्ठ भारत निर्माण में वो भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि जाते जाते एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को जरूर। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई लेखक नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा चिंतक भी नहीं हूँ। मैं टॉलस्टॉय के शब्दों में जी। आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ। टॉलस्टॉय से यही प्रश्न किसी ने पूछा कि एक लेखक उनके पास आया और उसने पूछा कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं कैसे अच्छा लिखूँ? जी। तो लियो टॉलस्टॉय ने जवाब दिया, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। पढ़ो, क्या बात है जी। रीड मोर रीड मोर रीड मोर। जी हाँ। और अच्छा साहित्य, क्लासिक साहित्य। हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश, क्योंकि लिखते सभी हैं लेकिन जब तक हम बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम शायद बहुत सारा विस्तार अपने आप में भी नहीं कर पाते। तो ये कि बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और जी हाँ, इसी तरह से हम जो है साहित्य सृजन के माध्यम से अनेक इस तरह की जानी मानी हस्तियों से आप सभी को रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ये मुझे लगता है ये जो चर्चा है वो बड़ी ही शानदार रही और मुझे भी एक पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को समापन करना चाहूँगी कि जी हाँ, कि कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को निराश समझता है तो उसके पास लेखन एक ऐसा माध्यम है कि आप जो है अपनी बहुत सारी बातों को उसमें लिख कर, अपने जीवन चर्चा को लिख कर डिप्रेशन, विरेचन होता है, विरेचन, उससे विरेचन होता है, दूर हो सकते हैं। और अगर आप जब बहुत सारा अच्छा अनुभव लेना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा संदेश जो आपने दिया है कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, अच्छे राइटर्स को पढ़ो
और ये एक सुंदर से संदेश के साथ ही मैं एक देश के नाम जो है 2 पंक्तियां जरूर कि उठो उठो देश के वीर जवानों, अपनी मातृभूमि पर मान करो और 100 दीप जलाकर ज्ञान के पुनः लेखन से मातृभूमि का मान करो, मातृभूमि का मान करो। जी हाँ, इसी तरह से हमारे साथ फिर से बने रहने के लिए हम सब अपने दर्शकों से इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।